स्वागत है आप सभी का इस लेसन में। आज इस लेसन में हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा भी आप अपना टैक्स में सेविंग कर सकते हो। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एनपीएस के अंदर आप 80C का जो बंच होता है 1,50,000 का जो डिडक्शन आपको दिया जाता है इस बंच में, उसके अलावा आप इस एनपीएस का बेनिफिट टैक्स में ले सकते हो। इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एनपीएस का बेनिफिट 80C और 80D और बाकी अदर सेक्शन के अलावा आपको इसमें मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एनपीएस एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो और इनकम टैक्स में अपने टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम होती है, जो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ये जो एनपीएस का जो डिडक्शन होता है अप टू 50,000, ये एडिशनल मिलता है अपने जो 80C का जो डिडक्शन होता है 1,50,000 का। उस डिडक्शन के अलावा इसका डिडक्शन आपको मिलता है एडिशनल। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का और टैक्स बचाने का इनकम टैक्स के अंदर। तो हम एनपीएस को पूरा इस माइंड मैप में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो इसमें दो ब्रैकेट होते हैं, पहला टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 होता है पेंशन अकाउंट और टीयर 2 होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करूं तो उसमें टैक्स बेनिफिट नॉट अवेलेबल, किसी भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। और पेंशन अकाउंट होता है जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए या रिटायरमेंट प्लान करने के हिसाब से इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसमें बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80CC_D1 का और बेनिफिट अंडर सेक्शन 80CC_D1B का। अब ये डिडक्शन किस तरह से मिलता है, ये बेनिफिट कैसे मिलता है, इसको हम समझते हैं कि यदि कोई एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, तो उसमें जो 80CC_D1 का जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। मतलब आपका जो भी बेसिक सैलरी है और जो डियरनेस अलाउंस का अमाउंट है उसका मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 10% तक का आपको इसमें मिलता है, सब्जेक्टेड टू 80C लिमिट ऑफ ₹1,50,000। तो इससे ये क्लियर होता है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है 80CC_D1 के अंदर, उसका मैक्सिमम जो डिडक्शन होता है 10% बेसिक और डीए होता है और मैक्सिमम लिमिट जो होती है इसकी 80C की 1,50,000 वहां तक का मिलता है। उसके बाद एडिशनल डिडक्शन मिलता है 80CC_D1B का। ये एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 तक का होता है, क्या एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का। तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस के अंदर, उसमें जो एडिशनल बेनिफिट है वो 50,000 तक का है, लेकिन 80C के अंदर की जो लिमिट है वो बेसिक प्लस डीए का जो 10% जो आप कैलकुलेट करोगे टोटल कंट्रीब्यूशन का, अप टू 10% तक का ही आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में बेनिफिट मिलता है 80CC_D2 का, मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 10% बेसिक प्लस डीए, नो अपर लिमिट। तो जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आपका जो बेसिक और डीए होगा उसका 10% जितना भी आएगा वो हो सकता है 1.5 लाख के ऊपर भी आ जाए, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 10% बेसिक प्लस डीए, इसका अमाउंट कितना भी हो कोई लिमिट नहीं है, वो 1.5 लाख रुपए हो या उससे भी ऊपर हो, किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा पूरा के पूरा इसके अंदर एनपीएस के अंदर इसका डिडक्शन मिलेगा और आप ले पाओगे, क्लेम कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग करने का। लेकिन जब भी आप पेंशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है विशेष तौर पे, कि जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके रिटायरमेंट तक ये अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते और वो आपको पेंशन के रूप में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेंशन अकाउंट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो आपके रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। अब टीयर 2 की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह होता है। इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। इसके अंदर विड्रॉल की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है। तो जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना और इन बातों को ध्यान में रख के आपको देखना है कि आपको टीयर 1 में पेंशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है या टीयर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में ये बात और कर लेते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा बेनिफिट हमको देगा।
तो हमें पेंशन अकाउंट में हमें जो 80CCD1B के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 तक होता है, इसमें हमें एडिशनल 80C के अलावा डिडक्शन मिलता है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मैक्सिमम 1.5 लाख की जो 80C की लिमिट रहती है, पहले से हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कवर होते हैं। तो एडिशनल बेनिफिट के लिए आपको पेंशन अकाउंट में बेनिफिट अंडर सेक्शन 80CCD1B के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आपको एडिशनल डिडक्शन 50,000 तक का मिल सके। और ये 50,000 के एडिशनल डिडक्शन से आप अच्छा खासा अपने टैक्स बचा सकते हो। यदि मान लो आप 30% के स्लैब में आते हो, तो 50,000 का 30% निकालते हो तो 15,000 रुपए, यदि 20% के स्लैब में आते हो तो 10,000। और इसके साथ साथ आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हो, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन के रूप में आपको काम में आएगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हो, टैक्स में सेविंग भी कर सकते हो। और ये वाला जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये तो मैक्सिमम केस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो होता है वो ज्यादातर इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन करती हैं, कुछ कहीं कहीं पर वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, कहीं कहीं पर। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर ये बेनिफिट आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये आपको आपके फॉर्म 16 में दिख जाएगा, यदि ये एम्प्लॉयर आपको इसका बेनिफिट दे रहा है तो आपको निश्चिंत होकर के आपको एडिशनल 80CCD1B में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है और गवर्नमेंट की स्कीम एक तरह से रिलायबल भी होती है। तो यहाँ कोई टेंशन की बात भी नहीं है, और आप एडिशनल टैक्स में बेनिफिट भी ले लोगे, रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकोगे। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो हम एक्सेल शीट पे आते हैं, सबसे पहले हम टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हम लिख लेते हैं 5 लाख रुपए, और हमने डीए लिख लिया, डीएनएस अलाउंस ये लिख लिया हमने 2.5 लाख रुपए। तो टोटल जो अमाउंट हो गया कितना हो गया, टोटल 7,50,000 रुपए। तो अब 7,50,000 का हम 10% निकाल लेते हैं। 10%, अभी हमने यही पढ़ा था एग्जाम्पल में कि मैक्सिमम डिडक्शन अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, है ना। तो अब हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 75,000 आ गया काय में आपका CCD1 में। तो CCD1 की मैं बात करूं तो कितना आ गया, 75,000। अब दूसरा क्या एडिशनल कितना हो गया, 50,000 रुपए। तो मैंने यहाँ लिख लिया CCD, एक आई में था IB, ये हो गया आपका 50,000 रुपए। अब है तीसरा CCD2। CCD2 जो वो भी मैक्सिमम 10% है, नो अपर लिमिट, तो 75,000 ये हो गया। तो ये इसका टोटल हमने कर दिया, कितना हो गया। तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिल गया, 2 लाख रुपए। तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना हो गया, 2 लाख रुपए तक का आपको एनपीएस के अंदर मिल जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेशन में। अब 2 लाख रुपए पे यदि मान लो आप 30% के स्लैब में आते हो, 30% के स्लैब में आते हो, तो टोटल कितना आपका टैक्स बच जाएगा, इंटू 30%, टोटल 60,000 रुपए। और यदि आप 20% के स्लैब में आते हो तो आपका 40,000 रुपए, 10 में आते हो तो 20, और 5% में आते हो तो 10,000 रुपए। जितना भी आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स स्लैब रेट लगेगा, उसके हिसाब से आपका ये टैक्स आपका इतना बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनपीएस पूरा विद कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।